तो हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेथड पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है ना, कुछ नहीं, सारे ही क्वेश्चन को देखेंगे। और हाँ, इस एक्सरसाइज में दो तीन क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको उनकी थ्योरी लिखवा दूंगा। और ज़्यादातर इसमें थ्योरी ही है, इस वजह से मैंने पहले से ही थ्योरी लिख ली है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सत्य असत्य वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं वो हमें बताना है, उनका कारण भी देना है। ठीक है ना, तो देखिए, कह रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये ऐसा कह रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्या ये बात सत्य है? लेकिन हमने तो ऐसा पढ़ा था कि एक बिंदु से होकर अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। पढ़ा था ना, जब रेखा के हमने कुछ इंपॉर्टेंट अभिगणित आपको लिखवाए थे, उसमें हमने ये बात आपको बताई थी कि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये तो बात असत्य हो गई। ठीक है ना, तो पहली जो बात है, पहला जो है आपका वो असत्य हो जाएगा। यहां पे मैं लिख देता हूं, पहला जो है वो असत्य हो जाएगा। और आप इसमें लिख सकते हैं रीजन। रीजन लिख सकते हैं क्योंकि एक रेखा से एक बिंदु से अनेकों रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है ना, आप ये कारण लिख दीजिएगा। आगे चलते हैं सेकंड पर। सेकंड क्या रहे, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। लेकिन हमने तो ये पढ़ा था कि दो बिंदुओं से सिर्फ और सिर्फ एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, केवल एक रेखा खींची जा सकती है। अगर आपके पास दो बिंदु हैं ए और बी, तो आप उनसे केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। ठीक है ना, एक ही रेखा। तो ये भी आपने बात पढ़ी थी। ठीक है ना, ये अभिगरित दो था आपका, है ना। आप जाकर के देखिएगा पहली वीडियो में या अपनी बुक में देखिएगा। अभिगरित दो क्या कहता है, वो कहता है कि दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। लेकिन ये कह रहा है असंख्य रेखाएं, यानी बहुत सारी खींची जा सकती हैं, ऐसा नहीं है। तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है ना, ये असत्य हो जाएगा। और यहां आप ये लिख देना कारण में कि क्योंकि दो बिंदुओं से केवल एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये तो बिल्कुल सही बात है ना। ये तो बिल्कुल सही बात है। नहीं, ये अभिगरित दो नहीं था, अभिगरित दो तो ये है ना। तीसरा पार्ट, ये अभिगरित दो है। ये अभिगरित दो नहीं था। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। ये दो नहीं था। ये शायद मैंने रेखा में एक इंपोर्टेंट नोट लिखवाया था, शायद कुछ अभिगरित लिखवाए थे, ये उसमें था। ठीक है, देखिएगा आप जाकर के नोट्स में, ये आपको वहां पे मिल जाएगा। ये भी अभिगरित दो तो ये है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। अगर कोई आपके पास एक शांत रेखा है, जैसे ये ऊपर मैंने बनाई हुई है, शांत रेखा है दोनों ओर से रुकी हुई, तो इसको आप बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो ये आपका अभिगरित दो है, तो आप इसमें रीजन अभिगरित दो लिख सकते हैं और ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि दो वर्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। बिल्कुल सही बात है ये। हमने ये पढ़ा था, हमने पढ़ा था अभिगरित चार। वो कहता है कि जब दो वस्तुएं संपाती हों, संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर अगर उनको रख दिया जाए तो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लें, है ना, ऐसी इन चीजों को हम संपाती कहते हैं। कोई भी वस्तु हो सकती है वो। तो यहाँ पे दो सर्कल हैं और वो बिल्कुल बराबर हैं, मतलब संपाती हैं, है ना। यानी एक दूसरे के ऊपर अगर हम इनको रख देंगे तो ये एक दूसरे को ढक लेंगे, नीचे वाला भी ऊपर को और ऊपर वाला भी नीचे वाले को ढक लेगा। तो ये संपाती हो गए। तो जब दो वस्तुएं संपाती होती हैं तो वो एक दूसरे के बराबर भी होती हैं। ठीक है ना, अब ये दो बराबर हैं तो संपाती भी हैं। अब अगर ये बराबर हैं, संपाती हैं, तो इसका मतलब इसकी रेडियस बराबर होगी। रेडियस मतलब त्रिज्या, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो इसकी त्रिज्या के बराबर होगी। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये बात सत्य है। यहाँ पे रीजन आप यही लिख सकते हैं कि जब दो वस्तुएं बराबर हैं तो उनकी त्रिज्या, दो वर्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्या भी आपस में बराबर होंगी। ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। वैसे रीजन हमें नहीं में देना होता है, जो बात असत्य है उसमें रीजन देना होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यदि ए बी बराबर पी क्यू है, पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। ये बात भी बिल्कुल सही है। देखिए हम बताते हैं इसको कैसे सही है ये। इसका रीजन हम लिखते हैं। देखो, अगर मेरे पास ए बी बराबर पी क्यू है, ठीक है ना, ये समीकरण मैंने फर्स्ट मान ली, और ये पी क्यू बराबर एक्स वाई है, मैं इसको भी लिख सकता हूं एक्स वाई बराबर पी क्यू, है ना, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक्स वाई भी पी क्यू के बराबर है ना। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब हमने पहला जो अभिगरित पढ़ा था, पहला अभिगरित, है ना, वो क्या था? वो ये था कि बराबर वस्तुओं के भाग भी आपस में बराबर होते हैं, है ना। किसी वस्तु के बराबर अगर कोई वस्तु है, दो वस्तुएं अगर किसी एक ही चीज के बराबर हैं तो वो आपस में भी बराबर होंगी, है ना। तो यहां से समीकरण एक व दो से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए बी बराबर एक्स वाई। ठीक है ना,
आप इसमें रीजन सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिख देना, अभिगरित। अभिगरित कौन सा था, ये अभिगरित पहला ही था मेरे ख्याल से ना, पहले अभिगरित से, यूक्लिड के प्रथम अभिगरित से, ठीक है ना। ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। ये आपके सत्य सत्य सारे कंप्लीट हो गए। आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। हमने यहाँ पहले ही परिभाषा लिख दी है ताकि वक्त कम लगे। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? जी हाँ, इसमें कुछ होंगे जरूर, कुछ ना कुछ पद। वे क्या हैं, आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं की डेफिनेशन क्या होती है? देखो मैं बता देता हूं पहले तो। समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जिनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा बराबर होगी। कहीं पे भी आप इनके बीच में लंब बना दोगे ना ऐसे करके, लंब जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, लंब रेखा भी आगे आएगी। अगर मैं लंब बना देता हूं, लंब मतलब उनके बीच की ऐसी दूरी जो उनके साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, तो ये कहीं पे भी बना दोगे ना, ये हमेशा बराबर रहेगी। मतलब अगर इसकी दूरी x है तो ये हमेशा x ही रहेगी, कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। या आप ऐसा ऐसा समझ लो, ऐसी दो रेखाएं जो हमेशा एक समान चलती रहें, आपस में कहीं ना मिले, ना तो इधर ना इधर, ठीक है ना। तो ऐसी समांतर रेखा ही होती हैं। तो हम कह रहे हैं वे रेखाएं जो दोनों ओर बढ़ाए जाने पर किसी बिंदु पर भी ना मिले, समांतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक अपरिभाषित शब्द क्या आ गया, एक बिंदु आ गया है ना। इस बिंदु को हम अपरिभाषित कह सकते हैं क्योंकि ये तो हमने इसको बताया नहीं, तो ये अपरिभाषित शब्द है। लेकिन हमने इनकी जो हमने पहली वीडियो बनाई थी इस चैप्टर की, इंट्रोडक्शन वाली, परिचय वाली, उसमें हमने कुछ डेफिनेशन लिखवाई थी, है ना। उसमें बिंदु की डेफिनेशन है, तो आप यहां पर बाद में जो है बिंदु की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, जो अगली डेफिनेशन है वो कह रहा है लंब रेखाएं। वे रेखाएं जो प्रतिच्छेद करने पर समकोण बनाती हैं। प्रतिच्छेद करना मतलब एक दूसरे को ऐसे काटना। एक मिनट रुकिएगा। देखिए, प्रतिच्छेद करना मतलब एक दूसरे को ऐसे काटना, ठीक है ना। ये प्रतिच्छेद कर रही है। ये कह रहा है कि ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद करने पर समकोण बनाती है, मतलब काटने पर एक दूसरे को 90 डिग्री का कोण बनाएगी। देखो इन दो रेखाओं को देखो, ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये लंब रेखाएं हैं, एक दूसरे के क्या है, ये लंब रेखाएं, ठीक है ना। अब इसमें हमने समकोण को परिभाषित नहीं किया, तो यहाँ पे एक शब्द ये भी हो गया समकोण वाला, ठीक है ना। आप इसे बता सकते हैं समकोण की डेफिनेशन, ऐसा कोण जो 90 डिग्री हो, बस समकोण की परिभाषा हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं। रेखाखंड। रेखा के उस खंड, खंड का मतलब होता है भाग, टुकड़ा, है ना। रेखा के उस भाग को रेखाखंड कहते हैं जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। अब देखो, मान लो ये कोई रेखा है, ये कोई रेखा है यहां से यहां तक, तो अगर मैं इसका एक टुकड़ा काट लूं यहां से यहां तक, इस रेखा का तो कोई भी बिंदु नहीं था, लेकिन इस जो है, जो हमने टुकड़ा ये काटा है, इसके दो बिंदु हो गए, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, ठीक है ना। ये रेखा का टुकड़ा है ए बी, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे, जो कि हमने यहाँ पे दर्शा दिया है, ठीक है। ये रेखा इधर भी चल सकती है आगे तक और इधर भी चल सकती है आगे तक। हमने इसका एक टुकड़ा लिया है, यहां से यहां तक का एक टुकड़ा लिया है ए बी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप ये सब चीजें समझ गए होंगे, है ना। आगे चलते हैं। अब है वर्त की त्रिज्या। वर्त की त्रिज्या क्या होती है? देखो, सिंपल सी अगर डेफिनेशन आप लिखना चाहते हो तो वर्त की परिधि और वर्त के केंद्र की बीच की दूरी को हम वर्त की त्रिज्या कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन तो ये है, लेकिन उसमें फिर आपको परिधि भी परिभाषित करनी पड़ेगी और वर्त का केंद्र भी परिभाषित करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर उन सब से बचना चाहते हो तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। इसमें कहा है एक तल में स्थित बिंदुओं का वह समूह। देखो, ये जो बिंदु लगाए हुए हैं ना, ये एक तल में स्थित हैं सारे, है ना। और इनका एक ग्रुप है जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर है। अब ये सारे बिंदु जो है ना, ये इस बिंदु से समान दूरी पर हैं। अगर आप इनकी दूरी ये वाली नापोगे, ये वाली दूरी नापोगे सबकी, तो ये समान दूरी पर है। हाँ, ये देखने में थोड़ा सर्कल ऐसा लग रहा है, टेढ़ा मेढ़ा सा, क्योंकि ये मैंने खुद हाथ से बनाया था, तो इस वजह से इसमें थोड़ी सी हो गई है एरर। लेकिन आप इसको ऐसा मान के चलिएगा कि बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये समान दूरी पर है, सारे बिंदु इस बिंदु से समान दूरी पर हैं, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि एक तल में स्थित बिंदुओं का वह समूह जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर है एक वर्त कहलाता है। अब ये बिंदु थे, इनका एक समूह बना, ये वर्त बन गया, ठीक है ना। हमने वर्त को डिफाइन कर दिया पहले। अब इस स्थिर बिंदु से वर्त पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी, यानी ये जो स्थिर बिंदु है ये वाला, इससे वर्त पर कोई सा भी बिंदु ले लो, उसके बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, वर्त की त्रिज्या कहते हैं। अब इस डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ एक दो शब्द ऐसे हैं जो अपरिभाषित है, जैसे बिंदु को हम पहले डिफाइन करके आ चुके पहली डेफिनेशन में, ठीक है ना। बस बिंदु ही है यहां पर ऐसा, बाकी ऐसा कोई नया वर्ड यहां पर नहीं है। वर्त था, वर्त को हमने ये डेफिनेशन जो है वर्त की बता ही दी यहां से यहां तक की, ठीक है ना। तो वर्त हमने बता ही दिया। अब इसके अलावा बिंदु है और बिंदु भी हमने बता दिया, ठीक है ना।
ये डेफिनेशन ज्यादा बेस्ट है उस वाली से, ठीक है। उसमें हमें वर्ग की परिधि भी डिफाइन करनी पड़ेगी, फिर डिफाइन मतलब उसको परिभाषित करना पड़ेगा, उसकी भी परिभाषा देनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, लास्ट डेफिनेशन हमारी परिभाषा वर्ग की। वर्ग क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, आमने सामने की नहीं बल्कि चारों भुजाएं बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और सारे कोण समकोण हों। सारे कोण मतलब 90 डिग्री के हों, समकोण, ठीक है ना। समकोण मतलब 90 डिग्री। तो ये और ये सारे 90 डिग्री के होने चाहिए और चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा, ठीक है ना। अब इसमें आप चतुर्भुज को डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि समकोण हमने पहले डिफाइन कर दिया। समकोण ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो, बस इतनी परिभाषा लिख दो। चतुर्भुज जिसमें चार भुजाएं हो, ऐसा बहुभुज या ऐसी आकृति जिसमें चार भुजाएं हो, ठीक है ना। ऐसी बंद आकृति, आप उसको ऐसे बता दीजिएगा, ठीक है ना, चतुर्भुज कहलाएगा वो। अब जितने भी आप परिभाषाएं दोगे उनमें कोई ना कोई शब्द ऐसा आता रहेगा जिसको परिभाषित हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप जितने भी चाहो एक दो अलग से, जैसे बिंदु हो गया, रेखा हो गया, समकोण हो गया, इन शब्दों की अलग से परिभाषा लिख देना अगर चाहते हो तो। अदरवाइज ये यहीं पर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर, दो अलग अलग बिंदु दे रखे हैं ए और बी, ठीक है। कह रहा है कि एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। बिल्कुल भाई, दो बिंदु क्या है? बिंदु ऐसा बिंदु एक ऐसा भाग है जिसका ना तो कोई लंबाई है ना कोई चौड़ाई है, तो ये बिंदु है। इनके बीच में आप एक बिंदु सी ले ही सकते हैं। देखो ये तो मैंने कुछ दूरी पे लिए हैं, इनके बीच में भी ले सकते हैं, इनके बीच में भी ले सकते हैं। लेकिन अगर दो बिंदु में मिलाकर भी लूं, बिल्कुल मिलाकर के भी लूं, तब भी क्योंकि ना तो इनकी लंबाई होती ना चौड़ाई होती, तब भी मैं इनके बीच में एक बिंदु हमेशा ले सकता हूं, ठीक है ना। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। यहां कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। देखो ये बात बिल्कुल अलग है, ये बात बिल्कुल अलग है। दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। यहां कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। देखो बिल्कुल एक रेखा आपकी ये हो गई। अब इस रेखा पर दो बिंदु होते हैं, है ना। इस रेखा पर हमने, क्योंकि एक रेखा दो बिंदु एक रेखा जो है दो बिंदुओं से होकर सिर्फ एक ही रेखा जा सकती है। अब एक रेखा दो बिंदुओं से होकर चली गई, लेकिन तीसरा बिंदु तो इस पर हम ले नहीं सकते। तो तीसरा बिंदु लेने के लिए हमें उसे कहीं और लेना पड़ेगा, तो वो इस पे तो स्थित नहीं होगा, क्योंकि दो बिंदुओं से तो सिर्फ एक ही रेखा जा सकती है ना। तो ये भी बात सही है बिल्कुल, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है? पूछ क्या रहा है? ये तो इसने कहा था कि इन पर विचार करो, विचार हमने कर लिया। अब ये पूछ रहा है आगे, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? जी हाँ, इसमें है। जैसे बिंदु है, ये अपरिभाषित है। जैसे इसमें रेखा है, रेखा अपरिभाषित है। तो हमने यहां पे लिखा हाँ, यहां कुछ अपरिभाषित शब्द उपस्थित हैं। बस इसने ऐसे ही पूछा था क्या है, हमने कह दिया हाँ है। इसने ये नहीं कहा परिभाषित करो, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? मतलब एक दूसरे का विरोध तो नहीं करती, दोनों एक दूसरे की उलट तो नहीं है ना। तो ऐसा भी नहीं है, नहीं, ये अभिधारणाएं एक दूसरे का विरोध नहीं करती, क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्थितियों का वर्णन करती हैं। एक दो बिंदुओं के बीच में एक तीसरा बिंदु ले सकते हैं, वो अलग बात है। और एक कह रहा है कि एक रेखा पर दो बिंदु तो स्थित हैं। ये कह रहा है कि एक रेखा पर तीन बिंदु नहीं हो सकते, है ना। ये कह रहा है कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो एक रेखा पर दो बिंदु ले लिए, एक अलग ले लिया, ये भी बात अलग है बिल्कुल। आगे कह रहा है क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? हम कह रहे हैं नहीं, ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यूक्लिड ने ऐसी कोई बात ही नहीं बताई, तो उसकी अभिधारणाओं से तो ये प्राप्त हुई नहीं। लेकिन फिर भी अभिगर्हित 5.1 का अनुसरण करती है। फिर भी ये 5.1 का अनुसरण करती है। 5.1 का अनुसरण मतलब फिर भी उससे मिलती जुलती है ना। ये वाली बात जो है, ये वाली कि दो बिंदुओं से सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये अभिगर्हित 5.1 है ना। तो वहां से हमने ये बात तो कम से कम इसमें ली है ना। तो ये बिल्कुल तो दोनों बातें बिल्कुल तो उसके अभिधारणाओं में नहीं है, बिल्कुल तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसका अनुसरण करती है ना। उसकी बात का यहां पर हल्का सा यूज किया गया है, ये वाला, ठीक है। बस ये बात हमने यहां पे लिख दी। इतनी बात आप इसमें लिख लो, नोट्स बना लो। बाकी ये क्वेश्चन कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में कतई भी ये नहीं आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी स्थित है कि ए सी बराबर बी। देखो आपने दो बिंदु बना लिए, एक बिंदु ये ए ले लिया, एक बिंदु ये बी ले लिया। कह रहा है एक बिंदु इनके बीच में स्थित है सी, और ये इस तरीके से स्थित है कि ए सी जो है वो ए बी के बराबर है, सॉरी बी सी के बराबर है। जितनी ये ए सी है ना यहां से यहां तक, उतनी ही ये बी सी है यहां से यहां तक।
कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर हाफ ऑफ AB, कि जो AC है वो पूरे AB की आधी है। इस आकृति खींचकर स्पष्ट कीजिए। आकृति हमने खींच दी। अब देखिए यहां पे दिया है, यहां पे ऐसे लिख लो दिया है, और सिद्ध करना है वो भी लिख देते हैं, जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, और यहां पे हम सिद्ध कर देंगे, ठीक है ना। उपपत्ति उसको हम कहते हैं, उपपत्ति मतलब प्रूफ, इसका क्या है, ये प्रूफ है। तो जो दिया है वो मैं लिख देता हूं पहले। देखो दिया है इसने कि AC बराबर BC है। दूसरी बात प्रूफ हमें करना है कि AC बराबर AB का आधा है, AB बटे 2। अब प्रूफ लेकर के चलते हैं। हम कहेंगे इसको दिया है यानी गिवन, दिया है AC बराबर BC, AC बराबर BC, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ AC जोड़ देते हैं, ठीक है ना। दोनों तरफ क्या करते हैं, AC जोड़ देते हैं। तो AC प्लस AC बराबर BC प्लस AC, दोनों तरफ AC जोड़ दिया। अब ये तो हो गए 2AC, और इधर क्या हो जाएगा, BC प्लस AC। देखो क्या हो गया, BC ये वाला प्लस AC ये वाला, दोनों को मिलाकर क्या बन गया, AB बन गया। तो इसको मैं AB लिख सकता हूं, BC प्लस AC को। अब ये दो इधर बटे में पहुंचा दो, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा AB बटे 2। तो ये हो गया प्रूफ कि AC जो है वो AB का आधा है। ये प्रूफ हो गई बात आपकी, ठीक है ना। प्रूव्ड, प्रूफ नहीं प्रूव्ड, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न 4 में ही, उसी प्रश्न 4 में ही सी रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। ये जो हमारे पास यहां पर A था, यहां पर B था, यहां पर C था। ये कह रहा है कि जो C है ये मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ये प्रूफ करना है हमें। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमने ये जो रेखा थी, हम ये मान के चले, चलो जी इसके दो मध्य बिंदु हैं। हमने माना एक तो ये C मध्य बिंदु है, और एक हमने मान लिया कि ये D भी मध्य बिंदु है। दो मान लिए हमने, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये बात सही आएगी क्या, है ना। तो हम चलते हैं इसकी तरफ कि हमने मान लिया कि इसके दो मध्य बिंदु हैं, माना रेखा AB के दो मध्य बिंदु हैं। हमने ये मान लिया, एक तो दो मध्य बिंदु C और D हैं। C तो पहले से था, D भी मान लिया, C और D है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो यहां से ये तो पता चला कि अगर C मध्य बिंदु है तो AC बराबर BC होगा, है ना। तब AC बराबर BC होगा, क्योंकि C भी मध्य बिंदु है ना। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये भी होगी, और अगर D मध्य बिंदु है तो ये बीच में होगा, तो AD बराबर BD भी होना चाहिए। तो AD बराबर BD भी होगा। ये भी समीकरण 2 बना दी हमने, ठीक है ना। देखो जब मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मतलब बिल्कुल बीच में है, तो जितनी दूरी ये उतनी ही दूरी ये, तो AC बराबर BC, ऐसी बात आ गई। अब ये कह रहा है डी भी मध्य बिंदु, हमने माना जो डी भी मध्य बिंदु है, तो जितनी इधर दूरी होगी उतनी इधर दूरी होगी। देखने में नहीं लग रही, लेकिन मान तो ली हमने, तो हम मान करके चलेंगे कि AD बराबर BD है। ये भी हमने मान लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से 2 घटा देते हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो बाएं पक्ष में से बाएं पक्ष घटेगा, दाएं पक्ष में से दाएं पक्ष घटेगा। तो ये हो जाएगा AC माइनस AD बराबर BC माइनस BD, ठीक है। AC में से AD घटाना है। अब AC में से AD घटाएंगे तो क्या मिलेगा, CD मिलेगा। क्या मिलेगा, CD। और BC में से BD घटाएंगे। BC में से BD कैसे घटा देंगे, BD में से BC तो घटा सकते हैं। तो छोटी में से जब बड़ी संख्या घटाते हैं तो माइनस में आ जाती है संख्या। तो बस बड़ी में से छोटी घटा के देख लो, BD में से BC घटाएंगे तो CD बचेगा, है ना। तो माइनस में आ जाएगी CD, ठीक है। अब ये CD इधर लाएंगे तो CD प्लस ये CD हो जाएगा इक्वल्स टू 0। CD और CD, दो CD हो गए और इक्वल्स टू हो गया 0। तो यहां से दो जीरो के डिवाइड में चला जाएगा, तो यहां से आ जाएगा CD बराबर 0/2।
तो यहां से सी डी जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 0। इसका मतलब सी और डी के बीच की दूरी बिल्कुल 0 है। सी और डी के बीच की दूरी बिल्कुल 0 है। और अगर सी और डी के बीच की दूरी बिल्कुल 0 है तो इसका मतलब है ये एक ही जगह बैठे हैं। सी बी और डी भी दोनों एक ही जगह बैठे हैं, है ना, संपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं। तो इसका मतलब तो एक ही बात है, चाहे तो सी ले लो चाहे तो डी ले लो, तो एक ही मध्य बिंदु रहेगा, है ना। तो अतः सी व डी संपाती हैं, संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर हैं। अतः ए बी का केवल एक ही मध्य बिंदु है, एक ही मध्य बिंदु है। ये बात हमारी प्रूफ हो गई, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझे होंगे। आगे चलते हैं। देखिए लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ए सी बराबर बी डी इसने दिया है, ए सी बराबर बी डी, है ना। देखो अगर मैं ये कहूं कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है और ये हमारा डी है। कह रहा है कि ए सी बराबर है बी डी के, इस बी डी के यहां से ए सी बराबर बी डी है। तो दिया है उसने, दिया है ए सी बराबर बी डी, प्रूफ करना है ए बी बराबर सी डी। तो सिद्ध करना है, यहां पे ऐसे लिखो सिद्ध करना है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले वो लिख लेना टू प्रूव, ठीक है। ए बी बराबर सी डी ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखेंगे इसका, इसका प्रूफ यानी उपपत्ति, ठीक है। प्रूफ क्या होगा, तो देखो ए बी बराबर सी डी प्रूफ करने के लिए जो दिया है ना उसने, दिया है उससे लेके चलो, दिया है ए सी बराबर बी डी, इसमें से बी सी घटा दो, ठीक है, दोनों पक्षों में से बी सी घटाने पर, चाहे लिख लेना ये लाइन, दोनों पक्षों में से बी सी घटाने पर। तो दोनों पक्षों में से जब हम बी सी घटा देंगे तो देखिए ए सी में से बी सी गया, ए सी ये है यहां तक, ये वाली ए सी है, ए सी में से ये बी सी घटेगा तो कितना बचेगा, ए बी बचेगा। हम ए बी लिख देंगे यहां, इक्वल्स टू बी डी ये पूरा है, बी डी में से ये बी सी घटेगा तो कितना बचेगा, ये सी डी बचेगा, तो ये सी डी बच जाएगा। तो यहां पे हम सी डी लिख देंगे। तो यही हमें प्रूफ करना था, ए बी बराबर सी डी, प्रूफ हो गया। इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये आप समझे होंगे, नहीं समझे तो एक बार दोबारा से वीडियो देखिएगा, ठीक है ना, यहां से पीछे करके दोबारा से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि यूक्लिड की अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए ये प्रश्न पांचवी अभिधारणा से संबंधित नहीं है। देखो ये क्वेश्चन भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बात इतनी सी है कि ये कह रहा है कि सर्वव्यापी सत्य क्यों माना गया अभिगृहित 5 को। अभिगृहित 5 ये कहता था कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, कि जो भी पूर्ण होगा, मान लो ये कोई पूर्ण चीज है, अब इसका ये कोई भाग ले लिया मैंने छोटा सा, है ना, तो ये पूर्ण तो अपने इस छोटे भाग से तो बड़ा ही होगा। तो कोई सा भी भाग इसका अगर हम काटेंगे लेंगे इसमें से, तो वो तो पूर्ण जो होगा, यानी ये जो पूरी चीज होगी ये इस भाग से तो बड़ी ही होगी। तो सर्वव्यापी सत्य है ही। क्योंकि उपरोक्त कथन संसार के किसी भी भाग में किसी भी वस्तु के लिए यह सत्य होता है, इसलिए इसे सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। रीजन आप ये लिख सकते हैं, लेकिन समझो आप अपने आसपास की कोई भी चीज ऐसी उठाओ जिसका आप एक टुकड़ा ले सकते हो, है ना। मानने की बात, आपने जो है एक ब्रेड ले ली, ब्रेड ही मान लो ना, इस साइज की ब्रेड ही होती है। अब उस ब्रेड में से आपने एक छोटा सा यहां से टुकड़ा काट लिया, तोड़ लिया, ऐसे कह लो कि आपने ये अलग कर लिया उससे, ये टुकड़ा ब्रेड का। तो क्या ये जो टुकड़ा था ये इस पूरी ब्रेड से बड़ा हो जाएगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप ये चीज किसी भी संसार की किसी भी वस्तु पर अप्लाई कर लीजिएगा, ये बात हमेशा सत्य होगी। तो यहां पे इसलिए हमने लिखा है, चूंकि उपरोक्त कथन संसार के किसी भी भाग में किसी वस्तु के लिए, किसी भी वस्तु के लिए, यहां पे लिख लेना, किसी भी वस्तु के लिए सत्य होता है, इसलिए इसे सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। सर्वव्यापी सत्य है, ठीक है ना। तो यहां से इसके साथ एक्सरसाइज खत्म होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, ये नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है ना। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और वहां पे इसकी पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। अपने नोट्स बनाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ ताकि एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।